Hello students, welcome back. Now in this video we are going to see about scalar and vector quantity as well. We are going to see about acceleration as well. Now we know about speed, we know the formula of speed which is distance, total distance by time taken. But when we talk about velocity, it is displacement by time taken. Alright, so now we will talk about acceleration. एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हो और हमें किसी एक पॉइंट पे अगर आपकी वेलोसिटी जाननी हो तो हम कैसे जानेंगे। आप बस इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपको जो मैं फॉर्मूलाज बता रही हूँ आप उसे ध्यान में रख रहे हो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। So the velocity of an object can change even while it is moving along a straight line. Suppose that a truck is covering a distance of 40 kilometers from A to D in a straight line, that is its displacement will be 40 kilometers. अब यहाँ पे displacement will be 40 kilometers क्यों लिखा हुआ है? देखो सिंपल सी बात है, अगर वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है तो यानी कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट। और टोटल डिस्टेंस कितना है 10 प्लस 10 विल बी 20 प्लस 20 विल बी 40। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 40 किलोमीटर का, राइट। तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी 40 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे टाइम नहीं मेंशन किया है, राइट। तो हम मानेंगे कि 1 आवर में उसने 40 किलोमीटर्स तय किया, तो इट विल बी 40 किलोमीटर्स पर आवर। वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कितनी हुई इस केस में 40 किलोमीटर्स पर आवर। So if it is requires altogether 1 hour for this, its average velocity is 40 kilometers per hour. However, if the truck travels the 10 kilometer distance AB in 10 minutes, BC in 20 minutes and CD in 30 minutes, then अब हमें ये तो पता है कि वो ट्रक सीधे डायरेक्शन में जा रहा है और उसका हमने एवरेज वेलोसिटी कितना लिया है 40 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन अगर वो ट्रक ए से बी की, जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा था, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा था, तो वो उसने 10 किलोमीटर्स तय किया, बी से सी की तरफ 10 किलोमीटर्स पर। लास्ट के समय उसने स्पीड बढ़ाई अपनी और उसने 20 किलोमीटर्स तय किया। तो अब इसमें अगर मुझे किसी भी एक पॉइंट पे जानना है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी तो हम उसे कैसे जानेंगे, लेट्स सी दिस। So velocity for the distance AB in kilometers per hour will be 10 kilometers 10 minutes में। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमेशा ध्यान रखिए कि यूनिट्स हम कौन से यूज़ कर रहे हैं। तो 10 किलोमीटर है, इसमें इन लोगों ने 60 किलोमीटर्स लिखा हुआ है, 60 मिनट्स में 60 मिनट्स लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, 10 किलोमीटर में 60 किलोमीटर कैसे हो गया, है ना। तो अब ये 60 किलोमीटर समय, वो जो ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चलो ठीक है, हम मानते हैं कि चलो 60 किलोमीटर्स मानते हैं 10 किलोमीटर्स की तरह, और 10 मिनट्स में हम 60 मिनट्स मानेंगे। इट विल बी 60 किलोमीटर्स पर आवर। नाउ reduce the velocities for the distance BC and CD. अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से ये कंडीशन लिख, ये जो कंडीशन यहाँ दे रखी है वो पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है, इफ़ द ट्रक ट्रेवल्स द 10 किलोमीटर AB, 10 किलोमीटर BC एंड 20 मिनट्स CD इन 30 मिनट्स, देन क्या होगा, तो 10 प्लस 10 10 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, ऑलराइट, विच इज़ AB, BC in 20 minutes and CD in 30 minutes. So altogether it will be 60 minutes and altogether our distance is 60 kilometers. So it will be 60 kilometers per hour. So now deduce the velocities for the distance BC and CD. हमें पता करना है. So we see that the velocity of the truck is different in different segment of the road, right ना। ए बी में 10 किलोमीटर्स, ए से ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जब वो गई गाड़ी तो उसने 10 किलोमीटर ही तय किया था। बी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ जाते वक्त भी 10 किलोमीटर तय किया, बट वो सी पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ जब वो जा रहा था तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाई होगी, तभी उसने 20 किलोमीटर्स तय किया है। अब कितने समय में तय किया है वो भी हमें जानना ज़रूरी है। सो हावेवर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द एंटायर रूट AD इज़ 40 किलोमीटर्स पर आवर. The velocity at a particular moment of time is called as instantaneous velocity.
द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम। सो अगर हम बात करेंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, तो उसने शायद से अपनी स्पीड कांस्टेंट रखी होगी, बी से सी की तरफ भी कांस्टेंट रखी होगी, पर सी से डी की तरफ जब वो गया तो उसने 20 किलोमीटर तय किया कितने समय में? 1 घंटे में। मान के चलते हैं 1 घंटे में। सो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में उसे 1 घंटे लगे, बी से सी पॉइंट की तरफ पहुंचने के लिए भी उसे 1 घंटा लगा। एंड व्हेन द ट्रक वाज कवरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी, then also the truck took 1 hour. But if you see the distance covered, it is different. So from A to B it is 10, B to C it is 10, but C to D is, of course, it is 20, as you can see. So acceleration, we will come to know about acceleration then. Then in the previous example which we were seeing, the truck covers the distance AB at the velocity of 60 kilometers per hour, BC at 30 kilometers per hour, and CD at 40 kilometers per hour, right? So it means that the velocity of the distance CD is greater than the velocity of the distance BC. From the number of seconds required for this change in velocity to take place, the change in velocity per second can be reduced, and this is called as acceleration. For example, when you start your bike, it is at 0, right? But when you accelerate, that means you are increasing the speed. So you can say that when you're starting the bike, it is 0 or 1 kilometers per hour, it can be like that. But then later on you come to a constant speed of 40 kilometers per hour, and then you travel, or you cover a certain distance when you are traveling, right? But acceleration means what? While traveling in a straight road also, you can actually accelerate from 40 kilometer to 50 kilometer or 60 kilometer, the way the truck has done, right? सो ना फोर्स एंड एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? अब एक्सेलरेशन को मैं आपको दोबारा बता दूं। अगर आप सीधे डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको टोटल वेलोसिटी जाननी होगी, अगर टोटल वेलोसिटी जाननी होगी तो आप क्या करते हो कि पूरा डिस्टेंस ए पॉइंट से, जो ट्रक, जैसे हम ट्रक की बात कर रहे थे, तो पूरा डिस्टेंस उसने कितने समय में कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम टेकन। पर ए से बी की तरफ जब वो गाड़ी जा रही थी तो उसने 10 किलोमीटर्स ही का डिस्टेंस ही तय किया था। पर लास्ट में जब वो सी से डी की तरफ गया, सी पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ गया, तो उसने 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय किया 1 घंटे के अंदर। यानी कि उसने अपनी जो वेलोसिटी थी उसे इंक्रीज़ किया, दैट मीन्स उसे एक्सेलरेट किया, ठीक है, बढ़ाया। So the velocity of the coin decreases due to the force of friction and the coin stops. If the friction between the carom board and the coin is reduced, the coin keeps moving for a longer time. अब आप कैरम खेल रहे हो सपोज, अब हम बात करते हैं कि कैसे फोर्स एंड एक्सेलरेशन रिलेटेड है। एक्सेलरेशन मतलब कि क्या, उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड है क्या, 40 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन यानी कि क्या, देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? चेंज इन द वेलोसिटी। ज़रूरी नहीं है आपने 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही गाड़ी चलाई है। आप 40 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर जा सकते हो, फिर 50 किलोमीटर आ सकते हो, राइट? अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो अगर आप कैरम खेल रहे हो, आपने पाउडर स्प्रिंकल नहीं किया है कैरम के बोर्ड पे, तो आपका जो कॉइन होगा, जिसे हम गोटी कहते हैं, वो जाएगी क्या ज़्यादा दूर तक? जब आप किक करोगे उंगली से, जब आप उसे फोर्स करोगे तो नहीं जाएगी, राइट? पर जब आपने पाउडर डाला, यानी कि आपने क्या किया, आपने फ्रिक्शन को बढ़ा दिया या घटा दिया, आपने फ्रिक्शन को घटा दिया, रिड्यूस कर दिया, तो वो कॉइन ज़्यादा दूर तक जाएगी जब आप उसे अपनी उंगलियों से फोर्स करोगे, किक करोगे, ठीक है? So it would mean that if no force of friction is acting on a moving body, it will keep on moving with a constant velocity. The scientist Sir Isaac Newton was the first to study force and the resulting acceleration. अब इसका एक और हम एग्जांपल लेते हैं। अगर फ्लोर पे पानी गिरा हुआ है और आपको दिखा नहीं, तो आप स्लिप हो जाओगे, राइट? लेकिन अगर फ्लोर पे पानी नहीं है तो उससे क्या होगा, यानी कि जब फ्लोर पे पानी है, यानी कि पानी की वजह से आपका फ्रिक्शन कम हो गया, जिसकी वजह से आप स्लिप हो गए। फ्रिक्शन ज़्यादा है तो आप स्लिप नहीं करोगे। अगेन आई रिपीट, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, राइट? अगर
फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो आपको एक ऐसा सब्सटेंस यूज़ करना पड़ेगा जो स्लिपरी हो। जैसे कि बनाना पील जब होता है तो उस पर लोग फिसल जाते हैं, पानी पे फिसल जाते हैं। क्यों? बिकॉज ये लुब्रिकेंट होते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। कैरम बोर्ड पे जब आप पार्टिकल्स पाउडर डालते हो, स्प्रिंकल करते हो, तो वो क्या करता है? वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने पढ़ा था। नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि if no force is acting on a body, its velocity does not change, that is the body does not accelerate। अब इसका मतलब क्या है? अगर किसी भी बॉडी को, जैसे कोई पत्थर है आपने उसी जगह पे रखा है, तो वो पत्थर हिलेगा क्या? जब तक आप अपना एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करोगे। तो क्या वो ऑब्जेक्ट उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएगा क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज उस पर कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रही है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या कहा? इफ़ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अगर कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे, बॉडी यानी कि ऑब्जेक्ट, शरीर, बॉडी का मतलब शरीर नहीं, बॉडी का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे पत्थर, पेंसिल, चेयर, कुछ भी, ठीक है, इट्स वेलोसिटी विल नॉट चेंज। उसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्या? जब मोशन ही नहीं है तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? That is, the body does not accelerate. In other words, if a body is stationary, it will remain stationary। यानी कि क्या? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके प्लेस पे रखा हुआ है तो वो उसी प्लेस में रखा रहेगा जब तक आप अपने फोर्स से उसको हिलाते नहीं हो। So if it is in motion, it will continue moving with the same velocity and in the same direction। और अगर वही ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो जब तक आप उसे स्टॉप नहीं करोगे तब तक वो मूवमेंट होता ही रहेगा। लेकिन ये जो सेकंड सिचुएशन की मैंने बात की कि एक अगर ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट में ही रहेगा, यानी कि वो चलता ही जाएगा जब तक आप उसे स्टॉप नहीं करोगे। तो क्या ये अर्थ पे पॉसिबल है क्या? अर्थ पे पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास ना तो इन्फिनाइट स्लोप है, ना ही हमारे पास ऐसी कोई जगह है जहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने हवा में बॉल को फेंका तो हवा भी फ्रिक्शन क्रिएट करती है। लेकिन हम स्पेस में बात करेंगे, अगर स्पेस में मैंने एक पत्थर कहीं फेंका तो वो उसी डायरेक्शन में चलता ही जाएगा। क्यों? बिकॉज वहाँ पे कोई भी फोर्स उस मूवमेंट को, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, उसको रोकने के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो उस केस में वो मूवमेंट हमें दिखता ही जाएगा। ठीक है। सो इफ़ यू हैव लर्नड व्हाट इज मेंट बाय फोर्स, यू हैव सीन दैट अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड ड्यू टू फोर्स, राइट। आप जैसे बाइक को एक्सेलरेट करते हो, यानी कि आप इंजन का फोर्स बढ़ाते हो तो आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा तेज़ हो जाती है। सपोज यू प्लेस दी 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड वेट, जैसे हम मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ रहे थे, on a surface with no friction and pull it with the acceleration of 1 meter per second square, the force applied is called as 1 न्यूटन। यानी कि अगर आपने 1 मीटर पे 1 केजी, आपके पास मास कितना है? 1 केजी, ठीक है। अगर उस 1 केजी स्टैंडर्ड वेट को आपने कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं दी है और आप उसको खींचते हो, ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इट इज़ कॉल्ड एज 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन का मतलब क्या है? फोर्स कितनी आपने लगाई है, एक्सेलरेशन कितना दिखाया है, कितना एक्सेलरेशन है? 1 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो 1 किलोग्राम का है, जब आपने उसे पुल किया, ठीक है, तो वो 1 मीटर से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से आगे बढ़ा। इस केस में फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। जब फ्रिक्शन भी अप्लाई नहीं होगा तो हम कहेंगे इट इज़ 1 न्यूटन। तो ये भी आप याद कीजिए प्लीज़। अगेन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क। अब ये जो टॉपिक है इसी के ऊपर, यही है चैप्टर का नाम, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क। तो हमने अभी तक समझ में आया हमें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। अब वर्क का मतलब क्या है? सो वर्क इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी divided by displacement of the body that takes place in the direction of the force. So work is equal to force into displacement. So यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए कि it is F into S, हाँ, स्मॉल s, एंड स्मॉल s रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, बिगर f रिप्रेजेंट करता है फोर्स को। तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए आप लोग, दैट वर्क काम, यानी कि force that is
कैपिटल F इंटू स्मॉल s विच इज़ डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे पता करना है वर्क डन। जैसे अब चलो आप हो, अभी आप 7th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, और आपका एक भाई है जो जूनियर केजी सीनियर केजी में है, राइट। मैंने आपको बोला कि आप बॉल को किक करो, ठीक है, तो आपके पास फोर्स ज़्यादा है क्योंकि आपका मास ज़्यादा है, आप ज़्यादा बड़े हो, राइट। और उसकी वजह से क्या होगा कि जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे आपकी बॉल दूर जाएगी, ज़्यादा दूर जाएगी, क्योंकि आप में फोर्स ज़्यादा है, राइट। और छोटा बच्चा है आपका, जो छोटा भाई है, वो जब किक करेगा तो उसकी बॉल कम डिस्टेंस तय करेगी। तो वर्क किस पे डिपेंड है कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है और वो बॉल का डिस्प्लेसमेंट हमें, यानी कि वो जो बॉल है वो कितना डिस्टेंस तय करती है, ठीक है। तो दैट विल बी योर वर्क। तो वर्क हमें कैलकुलेट करना है, तो द फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल while the unit of force is Newton and the unit of displacement is meter in the CJ system and the unit of work is erg। तो आप ये यूनिट्स पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। CGS सिस्टम में वर्क का जो यूनिट है वो है ERG, जिसे हम अर्ग भी कहते हैं, एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हम बात करते हैं तो वो मीटर में ही आएगा। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, वाइल वर्क का SI सिस्टम में जूल है यूनिट, पर CGS सिस्टम में वर्क का यूनिट क्या है, अर्ग, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग ना। If a force of 1 Newton parallel to the surface of a table is applied to a wooden block on the table and the block is displaced by 1 meter, then it can be said that the force has done 1 joule of work। यानी कि अगर आपने फोर्स 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है किसी सरफेस पे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमें 1 मीटर का दिखा है, तो वी विल से दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज बीन डन ऑन द ब्लॉक। In this example, the displacement is in the direction of the force। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हमें दिखेगा? अगर आपने बॉल को नॉर्थ डायरेक्शन में किक किया है तो बॉल ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में जाएगी, है ना। पर अगर आपने बॉल को वेस्ट डायरेक्शन में किक किया है तो वो वेस्ट डायरेक्शन में ही जाएगी। तो हम कब कहेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क हुआ है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स डाल रहे हैं और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का होता है उस ऑब्जेक्ट में, तो हम कहेंगे 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। So this is all about this chapter. Please go through this chapter and just let me know if you have any